हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे स्टोन एज की, पाषाण काल की। इसमें हमने बात की पैलियोलिथिक एरा की, पूर्व पाषाण काल की या पूरा पाषाण काल की। तो इसकी हमने बात की कि पूरा पाषाण काल के औजार उपकरण हमें भारत में कहाँ कहाँ से मिले। तो हमने बात की संपूर्ण भारत से मिले। इसके औजार उपकरण हथियार जो है भारत के उत्तर क्षेत्र में, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में इसके औजार उपकरण मिले। फिर हमने बात की कि पूरा पाषाण काल मनुष्य का जीवन कैसा था, ये किस प्रकार से रहता था, कहाँ रहता था और क्या खाता था, क्या जीवनचर्या थी। हमने बात की कि पूरा पाषाणकालीन मनुष्य का कोई भी कंकाल या उसके शरीर का हिस्सा, हड्डी वगैरह हमें नहीं मिली है। तो इसे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः इसके पीछे रीजन ये रहा होगा कि जो है उस मनुष्य के मरने के बाद में डेड बॉडी को जंगल में ऐसे फेंक दी जाती होगी, जानवर खा जाते होंगे या समय के साथ सड़ गल कर नष्ट हो जाते होंगे। तो आज हम नेक्स्ट इसी का आगे लेते हैं मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज को। तो पुरातत्ववेत्ता जो हिस्ट्री के इतिहास के ज्ञाता हैं, उनका ये मानना है कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में मध्य पाषाण युग था, ऐसा उनका मानना है। इसके बीच में मीजोलिथिक एज था। तो इसके पीछे क्या कारण था, इसकी क्या खासियत है, क्या अलग था वो दोनों से। तो इस युग के औजार बहुत ही छोटे थे, यानी मीजोलिथिक एज के मध्य पाषाण काल के मनुष्य के औजार जो उपकरण जो थे वो बहुत छोटे थे, इसलिए इसको प्राय लघु पाषाण या अणुपाषाण या माइक्रोलिथ या लघु औजार का इसको से संबोधित करते हैं, क्योंकि इस समय के औजार उपकरण बहुत छोटे आकार के थे। इस काल की सभ्यता के अवशेष भारत में अधिक मात्रा में, भारत में इसके मध्य पाषाण काल के जो औजार उपकरण है वो अधिक मात्रा में मिले हैं, विविधतापूर्ण है, अलग अलग जो वेराइटी के हैं, अलग अलग जो प्रकार के बने हुए हैं और बहुत से स्थानों से मिले हैं। पश्चिम में जो है मध्य पाषाण काल के उपकरण जो है पेशावर, जो पाकिस्तान में पेशावर के पास जमालगढ़ी से मिलने शुरू हुए। उसके बाद ये राजस्थान में बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा, पंचपदरा नदी घाटी, सोजत क्षेत्र, भीलवाड़ा के बागोर और झालावाड़, इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, मेघालय, दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु आदि अनेक स्थानों से इस काल के औजार और हथियार हमें मिले हैं। इन स्थलों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, कच्छ तथा पंजाब के क्षेत्र अधिक उल्लेखनीय, यानी यहाँ पर जो औजार उपकरण मिले उनकी विशेषता है। इन स्थलों में धातु की चीज़ें बिल्कुल नहीं मिली है, यानी धातु जो है लोहा, तांबा, पीतल जो भी है, इस पर धातु की कोई भी चीज़ अभी तक नहीं मिली है। और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी बहुत कम मिले, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने ये लग गया था, लेकिन उसके टुकड़े मिले हैं, लेकिन कम मात्रा में मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में उपलब्ध औजार बहुत ही छोटे आकार के थे, यानी ये आधा इंच से लेकर 1.25-2 इंच जो है तक के आकार के थे। अत्यधिक छोटे होने के कारण ये उपकरण माइक्रोलिथ नाम से पुकारे गए। तो इनका आकार छोटा था, साइज छोटा था, इसीलिए इनको माइक्रोलिथ कहा गया। इन अवशेषों से इस काल की सभ्यता का जो चित्र उभरता है, जो इन अवशेषों का अध्ययन करने के बाद मुझे मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है, वह पूरा पाषाण काल सभ्यता की अपेक्षा स्पष्ट है। यानी पूरा पाषाण काल के बारे में जितनी जानकारी हमें इनसे मिलती है, इसकी तुलना में मध्य पाषाण काल के जो औजार उपकरण हमें मिल रहे हैं, उससे मध्य पाषाण की जानकारी ज़्यादा स्पष्ट रूप से मिलती है। इस काल में देश के विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांच के मनके मिले हैं, सीप जो समुद्र में होती है वो पानी में, सीप और कांच की चूड़ियाँ, गोल तथा अन्य आकारों के बने मिट्टी और पत्थर के मकानों की संरचना के प्रारूप, चूल्हे मिले हैं, राख मिली है, अस्थियाँ मिली है, हड्डियाँ, पत्थर की गोलियाँ, विभिन्न प्रकार के पशुओं और वनस्पतियों के प्रमाण मिले, यानी पशु और वनस्पतियों के भी प्रमाण मिले हैं। समस्त साक्ष्यों पर विचार करने पर यह पता चलता है कि भारतवर्ष में मध्य पाषाणकाल मनुष्य छोटी छोटी पहाड़ियों में रहता था। मतलब अभी भी ये मनुष्य मकान बना के नहीं रह रहा है। कृषि और पशुपालन का भी इसको ज्ञान नहीं, यानी खेती बाड़ी भी नहीं कर रहा, पशुपालन भी नहीं कर रहा, मकान बना के भी नहीं रहा, छोटी छोटी पहाड़ियों में रह रहा है। लेकिन ये जानवरों को जानता है, गाय, बैल, भेड़, भैंस, बकरी, घोड़ा, मछली, घड़ियाल, इन सभी जानवरों पशुओं से परिचित है।
आखेट यानी शिकार में मारे गए पशु पक्षियों का मांस तथा झीलों और नदियों के तटों से पकड़ी गई मछलियों के अलावा वन से प्राप्त, जंगल से प्राप्त फल फूल और कंद मूल से अपनी पेट भरने का काम ये करता था। यानी ये अभी भी शिकार और फल फ्रूट और इन कंद मूलों पे अभी जीवन जी रहा है, यानी अभी भी खेती और पशुपालन नहीं कर रहा है। इस मनुष्य ने शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया, यानी इनके जो साथी मर जाते थे उनकी डेड बॉडी को ये दफनाना इन्होंने शुरू कर दिया। उत्खनन में अनेक अस्थि पंजर मिले, यानी खुदाई में ऐसे बहुत से ही दफन किए हुए कंकाल मिले हैं। इनमें से कुछ के सिर पूर्व की ओर, कुछ के पश्चिम की ओर है। तो मरने वाले का जो शरीर दफन किया गया है, उन दफन किए गए कंकालों के सर कुछ के पूर्व दिशा में है, कुछ के पश्चिम दिशा में है। तो ये इससे ये पता लगता है कि इनकी कोई धार्मिक मान्यता रही होगी, यानी सर का पूर्व पश्चिम में करने के पीछे उनकी कोई धार्मिक रीजन रहा होगा। अस्थि पंजरों के साथ अनेक प्रकार की पाषाण सामग्री भी मिली है। पाषाण सामग्री मिली है कंकालों के साथ में, यानी यह भी कोई धार्मिक मान्यता रही होगी। जैसे मिस्र के पिरामिड की बात करते हैं तो मिस्र के पिरामिड में जिन राजाओं को या महान लोगों को या जो पावरफुल लोग थे जिनके जिनके पीछे पिरामिड बने हैं, जिसके अंदर उनकी डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी के साथ में जानवरों को, नौकरों को, हीरे जवाहरात आदि भी वो रखते थे, ताकि मरने के बाद ये उस जो है ईश्वर के घर में ये उनके साथ, ऐसी उनकी मान्यता थी कि वो साथ जाएंगे और नौकर चाकर उनकी सेवा करेंगे, जानवर उनके साथ रहेंगे, हीरे जवाहर तो वहाँ पे काम आएंगे, मतलब धार्मिक मान्यता थी। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि अस्थि पंजरों के साथ में जो है पाषाण सामग्री मिली है, तो वो उनकी कोई धार्मिक मान्यता रही होगी जिससे उनके धार्मिक जीवन के विकास का पता चलता। मतलब अब इन मध्य पाषाण काल में आकर के हमें पता जानकारी लग रही है कि ये मनुष्य जो है धार्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है, धार्मिक जीवन की इसको बोध हो रहा है। अनेक स्थलों पर मानव अस्थि पंजर के साथ कुत्ते के अस्थि पंजर भी मिले हैं, यानी जो मनुष्य जिसको दफन किया गया है उसके साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। तो ये भी पता लगता है कि इसके पीछे भी ये कारण है कि ये इसका भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। कुत्ते को साथ में दफन किया गया, यानी कोई धार्मिक रीजन इसके पीछे रहा होगा। जैसे मिस्र के पिरामिड में नौकरों को भी दफन कर दिया जाता था, साथ में कंकाल मिले हैं ना, तो उस आधार पर कुत्ते को दफन करने के पीछे भी कोई धार्मिक मान्यता रही होगी। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं कि मीजोलिथिक एज में कंदरा कला या रॉक आर्ट या शैल चित्र जिसको हम बोलते हैं, तो वर्षा और वायु के सामूहिक प्रभाव से अनेक पर्वतमालाएं अनेक स्थानों पर कट गई हैं। तो बरसात की वजह से, तेज वायु की वजह से, जो वर्षा और वायु जब मिल करके तेज वर्षा करती है तो उस समय पर्वतमाला बीच में कट फट जाती है, उनके बीच में कंदराएं बन जाती है, यानी पहाड़ कट करके बीच में कंदराएं गुफाएं बन जाती है। प्राचीन मनुष्य ने इन्हीं कंदराओं में अपना आवास बनाया, यानी इस मनुष्य ने इन कंदराओं में, इन गुफाओं जैसी संरचना में अपना निवास बना लिया। इन आवासों में चित्र बनाए और जो उत्तर पश्चिमी सीमा, यानी जो चित्र बनाए ये भारत की उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान के चारगुल से लेकर के असम और कर्नाटक तक प्रचुरता में, मतलब ये जो है मिले हैं गुफाओं में, जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में जो गुफाओं के जो चित्र मिले हैं ये पाकिस्तान के चारगुल से लेकर के असम और कर्नाटक तक जो है बहुत अधिक मात्रा में ये चित्र मिले हैं। इन्हीं कंदराओं में, इनकी दीवारों पर इस मनुष्य ने चित्र बनाए हैं, यानी जिन गुफाओं में रहता था उसके ऊपर चित्र भी बनाया है। इसका सबसे बड़ा भंडार, यानी चित्रों का जो सबसे बड़ा खजाना है वो एमपी में, मालवा में, विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेट का जो है जगह, वहाँ पर इन चित्रों के जो है बहुत ज़्यादा भंडार मिले हैं। यहाँ पर लगभग 5000 गुफाओं में, यानी भीमबेटका में 5000 गुफाओं के अंदर उस युग यानी मध्यकाल के मीजोलिथिक एज के मध्य पाषाण काल युग के लोगों के भांति भांति के चित्रों सजाए गए, मतलब अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए। चित्रों में क्या शिकार करते हुए जो भी हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो और इस ऐसे चित्रों की संख्या हजारों में है। तो मध्य पाषाण काल में जो चित्र मिले हैं ये चित्र हजारों की संख्या में भीमबेटका में मिले हैं। भीमबेटका की चित्रकला की विशेषता ये है कि उसमें मानव जीवन के प्राय सभी पक्षों को प्रकट किया गया, मतलब चित्र उन चीज़ों के बनाए गए जो मनुष्य अपने जीवन में करता था। जैसे शिकार पे जाने से पहले जो नृत्य करता था उसके चित्र बनाए गए हैं, मनोरंजन जो करता था उसके नृत्य हैं उसके चित्र बनाए गए हैं, शिकार के दौरान के चित्र बनाए गए हैं, गेंडे का शिकार करता था उसका चित्र बनाया गया है। तो ये चित्र इसमें अलग अलग प्रकार के दिखाए गए हैं। अल्मोड़ा के निकट, उत्तराखंड में जगह है अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा के निकट दलमंद की गुफाओं में भी अनेक चित्र मिले हैं।
तो वहाँ पर जगह है दलबंद, वहाँ की गुफाओं में चित्र मिले हैं इसी मध्य पाषाण मनुष्य के। इन चित्रों में पक्षियों और वनस्पतियों के चित्र प्रमुख है। तो अल्मोड़ा वाले चित्रों में पक्षियों के और वनस्पति पेड़ पौधों के चित्र मुख्य है। अन्य स्थलों से प्राप्त चित्रों में भी कुछ परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है। मतलब इसके अलावा जो और बाकी क्षेत्रों में चित्र मिले हैं वो इस मेजोलिथिक एज के बारे में अच्छी जानकारी देती है। ऐसी जगह कौन सी है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी, सिंगनपुर, कबरापाड़, सोन घाटी, मानकपुर आदि स्थलों की गुफाओं में भी अनेक शैल चित्र मिले। यानी इस मेजोलिथिक मनुष्य की जानकारी देने वाले अनेक जो है शैल चित्र बोलो, कंदरा कला बोलो, रॉक आर्ट बोलो, ये मिले हैं। तो ये मेजोलिथिक के बारे में था। देखो मेजोलिथिक के बारे में जो है 15 नंबर का सवाल नहीं आता है। 15 नंबर का अगर सवाल आपके आता है तो वो पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक में या फिर नवपाषाण काल में आता है। मेजोलिथिक में छोटे सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा 7 नंबर का सवाल आ सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोलिथिक एरा यानी नवपाषाण काल की। हमने बात की थी पाषाण काल को 3 भागों में बांट कर, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो हम तीसरे की बात करें नवपाषाण काल की। तो इसमें क्या होता है देखते हैं, नवपाषाण काल मनुष्य में क्या बदलाव आया। समय के साथ साथ बदलाव आता है। पूरा पाषाण काल वाला मनुष्य एकदम जंगली बर्बर था, जानवर समान था। मध्य पाषाण वाला कुछ डेवलप हुआ, नवपाषाण काल वाला और ज़्यादा डेवलप हुआ। तो वही हम पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे आज से 50 साल पहले जैसा मनुष्य था वो आज वाला उससे डेवलप है, और आज से 50 साल बाद वाला और ज़्यादा डेवलप होगा। तो यही इनमें है कि पूरा पाषाण वाला पिछड़ा था, मध्य पाषाण वाला कुछ डेवलप हुआ, नवपाषाण काल और डेवलप हुआ। वही चीज़ें हम पढ़ते हैं इसमें। तो नवपाषाण काल या नियोलिथिक एरा में भारतवर्ष में भी मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के बाद में नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। पूरा संस्कृति का उद्भव हुआ, और इस काल में की सामग्रियाँ, नवपाषाण काल की सामग्री कहाँ से मिली है? कश्मीर, सिंधु प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर और मुख्यतः बेल्लारी जिले में उपलब्ध हुई। यानी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में नवपाषाण काल के जो प्रमाण मिले हैं। ये सभ्यता देश के उत्तर पश्चिम में ईसा से 4-5 हज़ार वर्ष पहले शुरू हुई। यानी ईसा पूर्व, यानी आज से मान लो कि 6-7 हज़ार साल पहले ये नियोलिथिक जो है एरा युग जो है शुरू हुआ था, तथा देश के विभिन्न भागों में देर सवेर विकसित होती गई। यानी उत्तर पश्चिम में 6-7 हज़ार साल पहले हुई, फिर धीरे धीरे पूरे देश में विकसित हो गई। यद्यपि इस काल में भी उसके हथियार और औजार पत्थर के थे। यानी पाषाण काल में हम पढ़ रहे हैं तो औजार हथियार पत्थर के ही हैं, लेकिन विशेषता है कि पूरा पाषाण काल वाले भद्दे और भोंडे थे, मध्य पाषाण काल वाले ज़्यादातर छोटे हैं, नव पाषाण काल वाले और डेवलप हो गए, सुंदर हो गए, धारदार हो गए, है ना। इस टाइप से डेवलप होते गए। तो हथियार औजार पत्थर के ही थे, किंतु उनके निर्माण में पहले की अपेक्षा कई अधिक विविधता आ गई। ना अलग अलग प्रकार के बनने, कुशल हो गए, कुशल हथियार हो गए, सौंदर्य मतलब अच्छे दिखने में अच्छे हो गए, धारदार हो गए। तो ये इस टाइप हो गए। इनकी संस्कृति नियोलिथिक कल्चर के नाम से प्रसिद्ध है। यानी नवपाषाण काल को नियोलिथिक कल्चर कहा गया है। इस नवपाषाण काल मानव जीवन में अपने पूर्वज यानी जो पूरा और मध्य पाषाण काल थे उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं। जो ऐसी बात है कि समय के साथ साथ आने वाला नेक्स्ट जो है जो जनरेशन होगी वो ज़्यादा जो है विकसित होगी। वही अब बात करते हैं नियोलिथिक कल्चर में। पहला पॉइंट लेते हैं कि नवपाषाण युगीन सभ्यता के अंदर यानी नवपाषाण कालीन मनुष्य भारत के किन किन क्षेत्रों में मिला है। तो सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मेजूरियन ने उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त किए ना, 1860 में ली मेजूरियन ने। इसके बाद 1872 में विलियम फ्रेजर ने दक्षिण भारत के बेल्लारी क्षेत्र में अनेक उपकरण प्राप्त किए। इसके बाद ब्रुसफुट यानी वही रॉबर्ट ब्रुसफुट ने भी नवपाषाण युगीन सभ्यता के बहुत से अवशेष प्राप्त किए। 1947 में ब्रह्मगिरी के उत्खनन में भी ब्रह्मगिरी जो क्षेत्र है वहाँ की खुदाई में भी पॉलिशदार पाषाण उपकरण की संस्कृति के संकेत मिले। यानी वैसे उपकरण मिले जिनको पॉलिश की गई है, औजार उपकरण जिनको पॉलिश का काम किया गया है। कश्मीर में बुर्जहोम नामक जगह है, वहाँ पर भी खुदाई में इस समय हड्डियों की ओल मिली है और पाषाण उपकरण मिले हैं। हड्डियों की ओल और पाक भांड मिले हैं। पाक भांड यानी मिट्टी के बर्तन पकाए हुए, अग्नि से पकाए हुए। अग्नि का नॉलेज इसको मध्य पाषाण काल में हो गया था। तो इसको पाक भांड यानी आग से पकाए गए जो है भांड बर्तन मिले हैं। असम, छोटा नागपुर तथा जो है उत्तर पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पर ब्रह्मा प्रणाली पर निर्मित
शोल्डर हेड सेल्ड उपकरण, यानी जो उपकरण इस प्रकार के मिले हैं। इस प्रकार के सेल दक्षिण भारत में गोदावरी प्रदेश तक, गोदावरी नदी वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर भी ये प्राप्त हुए हैं। यद्यपि भारत में इस युग में अवशेष उतनी प्रचुरता से उपलब्ध नहीं, मतलब उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिले जितने कि पश्चिमी एशिया में, यानी नवपाषाण काल के उपकरण औजार जो है पश्चिम एशिया में ज़्यादा मिले हैं, उनकी तुलना में भारत में जो है कम मिले हैं। फिर भी जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये मिले हैं, और ये कन्फर्म है कि नवपाषाण युगीन मनुष्य भारत में मौजूद था, यानी इसकी सभ्यता की सत्ता को लेकर के कोई संदेह नहीं है। पश्चिमी एशिया में ज़्यादा मिले हैं, भारत में कम मिले हैं, फिर भी ये सभ्यता, नवपाषाण कालीन सभ्यता भारत में रही थी। अब बात करते हैं नवपाषाण कालीन इस युग के औजार क्या क्या थे। तो यद्यपि इस युग में भी मानव मुख्य रूप से पाषाण के औजारों पर ही निर्भर था, यानी पत्थर के ही औजार थे, परंतु यहाँ तक आते आते मनुष्य अपने जो है मनुष्य औजारों को घिसकर चिकना बनाने लगा, उन पर एक प्रकार की पॉलिश करने लगा, तथा इस समय के जो हथियार औजार मिले हैं उनमें कुल्हाड़ियाँ, ये पूछते हैं 2-2 नंबर के सवाल में कि उस युग के प्रमुख 2 औजारों उपकरणों के नाम लिखो, तो कुल्हाड़ियाँ है, चाकू है, तीर है, ओखली है, मुसल है। ओखली मुसल जो गाँव में होता है ना, मुख्यतः धान कूटने के काम ले लिया जाता है। वो पीसने के औजार, यानी गट्टी जो होती है पीसने की, चक्की जिसको बोलते हैं, और पीसने के औजार, स्क्रैपर, पॉइंटर, ये उल्लेखनीय नवपाषाण काल के औजार थे। अब इसमें भी परीक्षा में पूछ जाता है नवपाषाण काल के 2 प्रमुख औजारों के नाम लिखो, तो स्क्रैपर और पॉइंटर जो है अधिक महत्वपूर्ण रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। स्क्रैपर से खाल या मांस मज्जा निकालने, यानी जो शिकार करके जिस जानवर को लाते थे उसकी खाल या मांस मज्जा को निकालने में काम लेते थे। पॉइंटर तीखा नुकीला अस्त्र होता था जो शिकार के काम आता था। तो ये पॉइंटर तीखा तीर की तरह नुकीला ना, शिकार में काम आता था। इनका प्रयोग जो है लंबे समय तक लौह युग में भी होता रहा, यानी पत्थरों द्वारा निर्मित औजार उपकरणों का उपयोग बाद में ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग जो क्रम से आगे आता जाता है, तो उस युग में भी होता रहा, है ना। जैसे मान लो कि आज डेवलप से डेवलप मोबाइल आ गए हैं, मतलब अच्छी अच्छी कंपनी के फिर ढेर सारी सुविधा वाले मोबाइल आ गए हैं, लेकिन क्या लैंडलाइन जो आज से 50 साल पहले से था कि उसको पूरी तरह बंद हो गए? क्या नहीं हुए ना। तो लैंडलाइन का यूज हो रहा है, बेसिक फ़ोन का यूज आज भी हो रहा है, मात्रा में कम हो रहा है लेकिन हो रहा है ना। तो उसी प्रकार से आगे की युग में आज भी पत्थर की चीज़ें ख़त्म थोड़ी हुई है जो यूज़ में करना, आज भी पत्थर की चीज़ों का उपयोग हो ही रहा है। तो बाद में जो ताम्र, कांस्य, लौह युग आए उस समय भी इन पत्थर के औजारों उपकरणों का जो है प्रयोग होता रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं इनके निवास की, यानी ये नवपाषाण काल मनुष्य रहता कहाँ था। तो नवपाषाण युगीन मनुष्य प्राकृतिक कंदराओं कगारों को त्याग दिया, यानी उन गुफाओं को, कंदराओं को छोड़ दिया, और उसने नदी के तट पर या पहाड़ियों के ऊपर समतल पीठ जो होती थी उस पर मकान बनाना प्रयास प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये खेती और पशुपालन करने लग गया। नवपाषाण काल वाला खेती कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, तो एक जगह टिक के रहना पड़ेगा। जंगल में, गुफाओं में बैठ करके 5-10 दिन या 8-10 दिन वहाँ ऐसे नहीं चलेगा। खेती पशुपालन करना है तो एक जगह रहना पड़ेगा ना। फसल का ध्यान नहीं रखेंगे तो जानवर नष्ट कर देंगे, और पशुपालन करना है, जानवरों को पालना है, तो एक जगह रहना पड़ेगा। तो इसके लिए मकान बनाना पड़ेगा। मकान जो है, अब ये कैसा मकान बना, तो मकान बनाने का प्रयास किया। भवन निर्माण कला का ये प्रारंभिक प्रयोग था, यानी मकान बनाने का ये पहली बार जो इस मनुष्य ने प्रयास किया। जिन प्रदेशों में लकड़ी, फूस आदि की सुविधा थी वहाँ लकड़ी के मकान बनाए जाने लगे। जिन स्थानों पर पत्थर या मिट्टी के मकान बनाए जाते थे वहाँ पर जो है, मतलब बाकी स्थानों पर पत्थर और मिट्टी के मकान बनाए जाते थे। इन मकानों की जो छत है वो घास फूस, पेड़ों की टहनियों, लकड़ी, जानवरों की हड्डियों को जोड़ करके इसकी छत बनाई जाती थी, जैसे गाँव में झोंपड़ियाँ होती उस टाइप से। ये मकान झुंडों में बनते थे, यानी कोई इंसान जो अकेला नहीं रहता था, एक एक मकान बना कर नहीं रहते थे। अकेला रहेगा तो खेती करना क्या अकेले आदमी के बस की बात है। पशुपालन या जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करनी है तो झुंड में या गांव बना कर तो रहना ही होगा। तो झुंड बना के रहते थे, जो मानव की सामाजिकता और संगठनात्मक प्रवृत्ति थी। यानी ये जो मकान सामूहिक रूप से गांव में रह रहे हैं, तो ये समाज का निर्माण की एक कड़ी के रूप में संगठन की जो दर्शाता है, सामाजिकता को दिखाता है। एक गांव में प्राय, तो एक गांव बनता तो कम से कम उसमें 25 से 35 मकान रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो जो शिकारी टोलियां होती थी ना, जिसमें शिकार का नेतृत्व करता था, वो अब गांव का मुख्य हो गया। तो इन टोलियों का संगठन इस समय तक
अधिक विकसित हो गया, यानी जो पहले शिकारी का नेतृत्व करता था अब वो इस गांव का कर रहा है। यह शिकारी टोली का मुखिया अब गांव का नेता बन गया, यानी ग्रामीण जिसको बोलते हैं, जो आज की भाषा में सरपंच बोल लो वो है ना, तो गांव का मुखिया बन गया है, जिसे कालांतर में ग्रामीणी कहा गया। तो वैदिक काल में इसी गांव के मुखिया को ग्रामीणी हम पढ़ेंगे। ये ग्रामीणी संपूर्ण गाँव वासियों पर एक प्रकार का शासन करता था, यानी गाँव के पंच होता था, मुखिया होता था, और गांव की समस्याएं सुलझाना वगैरह इसका काम होता था। तो नेक्स्ट हम कल लेंगे, कल के क्लास में, कि ये किन बर्तनों का उपयोग करते थे, इनके उद्योग धंधे व्यापार है, ये हम जो है कल लेंगे।